कक्षा 12वीं, विषय रसायन शास्त्र, अध्याय 3, रासायनिक बलगतिकी। इसके अंतर्गत हम एक अंक के प्रश्नों को पहले समझते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है, अधिकांश अभिक्रियाओं का ताप गुणांक किसके मध्य स्थित होता है? तो ये ताप गुणांक 2 तथा 3 के मध्य स्थित होता है। इसके बाद हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूर्ण होती है, तो 50% पूर्ण होने में लगा समय होगा। तो इसको आप कैलकुलेट मत करिए। इसको इस तरह का सवाल आए तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी समय हो उसका हमको आधा कर देना है। तो यहाँ पर ये 16 मिनट का समय लगेगा। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, अभिक्रिया H2 प्लस Br2 और 2HBr के लिए प्रायोगिक आंकड़े दर्शाते हैं कि अभिक्रिया दर K1 H2Br2 1/2 अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि है क्रमशः। तो यहाँ आणविकता की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये कितने अणु बने हैं यहाँ से हमको लेना देना है। तो यहाँ पर कितने अणु बन रहे हैं? 2। तो अणुओं की संख्या ये हो गई 2। तो इस तरह से आणविकता ज्ञात करना है। इसके बाद यहाँ कोटि पूछा है, तो कोटि हम कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर हम देख लेंगे कि इसकी घात कितनी है? 1। इसकी घात 1/2 है। तो 1 और 1/2 को यदि हम जोड़ दें तो कुल इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 3/2। तो इस तरह से हमको निकालना है। यहाँ पर इसका 2 और 3/2 मान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इक्षु शर्करा का ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में अभिक्रिया के अनुसार प्रतिलोमन होना एक उदाहरण है। तो ये इक्षु शर्करा है, स्टार्च है, और ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में विघटित होती है। तो इसका जो प्रतिलोमन है वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण है। फिर प्रश्न है, पौधे स्टार्च का निर्माण करते हैं। तो पौधे स्टार्च का निर्माण जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा करते हैं। प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया स्थिरांक निर्भर करता है। तो यह विशिष्ट अभिक्रिया स्थिरांक निर्भर करता है किस पर? ताप पर। यहाँ प्रश्न है, ए तथा बी से सी प्राप्त करने की अभिक्रिया में ए में प्रथम कोटि गतिज ऊर्जा, यहाँ प्रथम कोटि माने 1 की गतिज ऊर्जा, तथा बी में द्वितीय कोटि की ऊर्जा प्रदर्शित होती है। तो दर समीकरण लिखा जाएगा। तो दर समीकरण देखिए, यहाँ दर समीकरण बराबर ये के हो गया। ए जो है प्रथम कोटि की है इसलिए इसकी घात ए रखेंगे, और जो बी की गतिज ऊर्जा है वह द्वितीय कोटि की है इसलिए इसकी घात 2 रखेंगे। तो इस तरह का जो है ये बी में है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। फिर प्रश्न है, अणुओं के अभिक्रिया में भाग लेने हेतु न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा कहलाती है। तो यह न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? सक्रियण ऊर्जा। तो यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा सही होगा। फिर प्रश्न है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में अर्ध आयु काल। तो जो अर्ध आयु काल है वह प्रारंभिक सांद्रण के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन अभिक्रिया कैसी होनी चाहिए? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए है ये। फिर यहाँ प्रश्न है, 2H2O2 2H2O प्लस O2 अभिक्रिया है। तो यह अभिक्रिया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। अब यहाँ पर प्रश्न है, एक यौगिक का ऊष्मीय अपघटन प्रथम कोटि का है। यदि यौगिक के एक नमूने का 120 मिनट में 50% अपघटन होता है तो 90% अपघटन में कितना समय लगेगा? तो जब 50 से 90 तक पहुँचता है तो समय लगभग 3.3 गुना हो जाता है। यदि हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे, 3.3 या लगभग 4 हो गया, तो ये 12 चौक 48, तो यहाँ पर 480 मिनट हो जाएगा। तो ये 4 गुना उसके समय में वृद्धि होगी। यहाँ प्रश्न है, आर्हीनियस समीकरण है। तो ये पूरे समीकरण हम देखते हैं। तो आर्हीनियस समीकरण ये है, के बराबर ए ई पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो यहाँ पर ये वाला हमको चूज करना है। फिर यहाँ प्रश्न है, द्वितीय कोटि की रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। ये होती है मोल, प्रति मोल, लीटर, प्रति सेकेंड।
तो ये डी वाला ऑप्शन सही है इसका। ये याद करने वाली चीज़ है, इसको याद करना पड़ेगा। अब यहाँ प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई है। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रति सेकंड होती है। फिर अगला प्रश्न देखिए, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 90% पूर्ण होने में लगने वाला समय लगभग होता है। तो ये अर्ध आयु काल का 3.3 गुना होता है। तो जब आपको अर्ध आयु काल पता हो और 90% पूर्ण क्रिया आप लाना हो, तो उस अर्ध आयु में 3.3 का गुणा कर देंगे तो हमको पूरा समय मिल जाएगा। तो ये आपको ये याद करना पड़ेगा कि 90% में अर्ध आयु का 3.3 गुना होता है। तो दूसरे प्रश्न भी आप इससे कर सकते हैं। फिर है, रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। तो यह सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है अभिकारकों के। अब हमारे पास जो अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें हम देखते हैं यहाँ इस प्रश्न को, किसी अभिक्रिया की दर अभिकारक स्पीसीज के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है तो उस अभिक्रिया की कोटि होगी। यदि वो सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है अभिकारक के, तो उसकी कोटि क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अगला यहाँ पर है, तीव्र अभिक्रियाएं खाली स्थान सेकेंड से भी कम समय में संपन्न हो जाती हैं। तो ये 10⁻⁻9 सेकेंड या नैनो सेकेंड से कम समय में भी ये क्रियाएं अब पूरी हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, किसी अभिक्रिया की क्रियाविधि में मंद गति से चलने वाला पद खाली स्थान कहलाता है। तो इसको दर निर्धारक पद कहा जाता है। इसके बाद है अगला, खाली स्थान द्वारा तीव्र गति से चलने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये फ्लैश फोटोलिसिस एक विधि होती है जो बहुत तीव्र गति से होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं इस विधि से। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास अगला प्रश्न है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक इकाई। तो तृतीय कोटि के लिए है लीटर मोल प्रति सेकेंड। इस तरह से लीटर का स्क्वायर, मोल का स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स, ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया की इकाई है। इसके बाद देखिए, अभिकारकों की निम्नतम तथा उच्चतम ऊर्जा अवस्था का अंतर क्या कहलाता है। तो ये सक्रियण ऊर्जा होगा, निम्नतम और उच्चतम ऊर्जा अवस्था का अंतर। इसके बाद है, वे अभिक्रियाएं जो विकिरण के अवशोषण से संपन्न होती हैं खाली स्थान कहलाती हैं। तो इसको हम बोलेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। फिर अगला प्रश्न इसमें देख लीजिएगा, खाली स्थान में ही है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पूर्ण अणुओं की संख्या खाली स्थान कहलाती है। तो ये अणुओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं, आणविकता बोलते हैं। फिर है अगला, अब खाली स्थान से अभिक्रिया की क्रियाविधि के संबंध में जानकारी मिलती है। तो ये अभिक्रिया की कोटि से अभिक्रिया की क्रियाविधि के संबंध में जानकारी मिलती है। अगला है, अणु संख्यता सदैव खाली स्थान होती है। तो यह एक पूर्णांक संख्या होती है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ है, समय के किसी विशेष क्षण पर किसी अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन की दर उस समय की तात्क्षणिक दर कहलाती है। तात्क्षणिक दर कह सकते हैं, तात्क्षणिक क्रिया दर। तो जब विशेष क्षण में कोई अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन होता है तो तात्क्षणिक दर कहलाती है। इसके बाद है, अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के खाली स्थान होता है। तो वो अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है। जितना अभिकारक का सांद्रण होगा, अभिक्रिया का दर उतना ही तेज होगा। इसके बाद यहाँ पर सेल स्थिरांक, तो यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर इनवर्स खाली स्थान का मात्रक है। ये सेल स्थिरांक का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, उचित संबंध जोड़िए या सही जोड़ी मिलाइए। तो चलिए देखते हैं यहाँ शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए देख लिए, जो अभिक्रिया दर होती है अभिकारक के सांद्रण के पर निर्भर नहीं करती है। तो के ए की घात कितना हो गया, 0, इससे हमको मिलाना है। इसके बाद दूसरा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर नियम। तो यहाँ जो दर नियम है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ये होता है, के बराबर 2.303 अपॉन टी, लॉग का आधार 10 है, ए अपॉन ए माइनस एक्स। इसके बाद यहाँ पर देखिए आर्हीनियस समीकरण है। तो आर्हीनियस समीकरण यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो है ये ए नंबर का, ये आर्हीनियस समीकरण है। इसके बाद चौथा देखिए, अभिकारक की न्यूनतम और उच्चतम ऊर्जा अवस्था का अंतर, ये खाली स्थान में भी अभी आप भरे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा। इसके बाद है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल।
तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल जो होता है वो अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, दर समीकरण में उपस्थित पद माइनस डी एक्स अपॉन डी टी दर्शाता है। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है अभिकारक की सांद्रता में समय के साथ होने वाला परिवर्तन या कमी। ये माइनस लगा है तो कमी को दर्शाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर देहली ऊर्जा क्या है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा किसी अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए आवश्यक ऊर्जा ही क्या कहलाती है, देहली ऊर्जा कहलाती है। तो इस तरह से ये सही जोड़ी में तो हैं, लेकिन ये किसी और दूसरे फॉर्मेट में भी आ सकते हैं, चाहे वो एक वाक्य में पूछ दें, विकल्प में पूछ दें, खाली स्थान में पूछ दें, सत्य में पूछ दें। तो आपको इसको इस तरीके से पढ़ना है कि ये हर तरीके में बन जाए आपसे। अब चलिए एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ऐसे प्रश्नों को समझते हैं। प्रश्न है, देहली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा में क्या संबंध है। तो देहली ऊर्जा बराबर होता है सक्रियण ऊर्जा प्लस अणुओं की मूल अवस्था में ऊर्जा। तो इस तरह से किसका सूत्र बनता है, देहली ऊर्जा का। फिर अगला है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक क्या है। तो दर स्थिरांक के बराबर 2.303 बटे में टी लॉग 10 और a अपॉन a माइनस एक्स, इस तरह से होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक। फिर ये देख लीजिए, आर्हीनियस समीकरण का समाकलित रूप लिखिए। तो यहाँ log 10 K2 अपॉन K1 बराबर ये EA है, मतलब सक्रियण ऊर्जा 2.303 R, और ये इन ब्रैकेट में T2 माइनस T1 और यह T1 इंटू T2, इस तरह से इसको हमको लिखना है। अब अगला प्रश्न देखिए, अभिक्रिया A प्लस बी का जो उत्पाद है वो C है, शून्य की कोटि की अभिक्रिया हो तो दर समीकरण लिखना है। तो जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है वह अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है। तो ये देखिए माइनस डी एक्स अपॉन डी टी बराबर, यहाँ के लिख दिए हैं और यहाँ इसका जो सांद्रण है वो शून्य लिख दिए हैं, और बी के ऊपर भी हम घात क्या लगाएंगे, शून्य लगा देंगे। इस तरह से ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम इसको लिखेंगे। अगला हम देख लेते हैं, इसमें प्रश्न है, किसी अभिक्रिया के लिए दर समीकरण, ये देख लीजिए दर समीकरण क्या दिया है, KNO2 और यहाँ पर घात में 2 है, सांद्रता उसकी 2 है। यहाँ पर ये क्लोरीन है, इसकी सांद्रता 1 है। तो Cl2 के सापेक्ष तथा NO2 के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की कुल कोटि बताइए। तो चलिए इनकी अभिक्रिया की कोटि बताना है हमको, Cl2 की भी कोटि बताना है, NO2 की भी कोटि बताना है, और दोनों को मिला के कोटि बनाना है। तो चलिए Cl2 के सापेक्ष कोटि हम देखते हैं। तो जो यहाँ पर दर समीकरण लिखे हैं, इसके सांद्रता के ऊपर जो घात लगाई जाती है वही कोटि है। तो देखिए यहाँ पर कितना घात है, कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पर मान लेंगे कि ये कितना है, 1 है। तो यहाँ पर Cl2 की कोटि कितनी हो गई, 1। इसके बाद ये NO2 को देखिए, तो इसके ऊपर जो घात लगी है वो 2 है, तो इसकी कोटि कितनी हो गई, 2। अब कुल कोटि है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 1 धन 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से इसको हल करके और निकालना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्रश्न है, अभिकारकों तथा उत्पादों के सांद्रण के आधार पर निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए दर व्यंजक लिखिए। तो यहाँ पर दर व्यंजक लिखना है, तो ये अभिक्रिया दर व्यंजक है, यहाँ बराबर का चिन्ह है, ये माइनस हो गया। अब ये जो लिखा है ये देखिए NO2 है, तो यहाँ पर ये अभिकारक है। अभिकारक हमेशा जब क्रिया होती है तो घटता है, इसलिए इसके सामने ये माइनस लगा है। और यहाँ पर ये जो 2 है उसको 1/2 लिखेंगे। डेल्टा का मतलब किस में परिवर्तन हो रहा है, NO2 में, और ये डेल्टा टी, ये सूत्र होता है लिखने का। फिर बराबर हम इसको लिखेंगे, तो ये तो बन रहा है, उत्पाद बढ़ेगा, इसलिए इसमें धन का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ 2 है तो बटे में 2 आ गया, 3 होता तो 3 आ जाता, कुछ ना होता तो कुछ नहीं लिखते। अब ये डेल्टा NO अपॉन टी है, ये धन में चिन्ह लगाना है हमको, प्लस में लिखना है। इसी तरह से हमारे पास ये O2 भी बनता है, तो O2 के लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दर व्यंजक O2 अपॉन डेल्टा टी। तो इस तरह से यहाँ पर जो अभिकारक है उसमें माइनस लगा के लिखना है, और इसमें क्या लगाना है, प्लस लगाना है। तो इस तरह से सीधा सीधा हमको लिखते जाना है समय के साथ परिवर्तन इसका। यहाँ अगला प्रश्न है, दर निर्धारक पद क्या है। तो अभिक्रिया के पदों में जो सबसे धीमा पद होता है, मंद पद होता है, उसी पद को दर निर्धारक पद कहते हैं।
इसके बाद यहाँ पर प्रश्न है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया वही क्रिया होती है जो सांद्रण पर निर्भर नहीं करती अभिकारकों के। तो ये जो H2+Cl2 है, यहाँ पर ये विकिरण है और हम उसकी उपस्थिति में ये क्रिया कराते हैं तो 2HCl बनता है। ये इनके सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, तो ये शून्य कोटि की एक अभिक्रिया है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, क्वांटम दक्षता क्या है? तो यहाँ पर देखिए, क्वांटम दक्षता फाई से लिखते हैं, विघटित अणुओं की संख्या, अवशोषित फोटॉनों की संख्या। तो क्वांटम दक्षता का रोल प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए है कि वह कितने फोटॉनों को अवशोषित करता है और वो फोटॉन कितने अणुओं को विघटित करते हैं। तो उसके अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं? क्वांटम दक्षता। तो ये सूत्र से इसकी परिभाषा भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, विघटित अणुओं की संख्या और अवशोषित फोटॉनों की संख्या के अनुपात को क्वांटम दक्षता कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर है, अभिकारक के पृष्ठ क्षेत्रफल का अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि हम पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दें तो वहाँ पर अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। फिर प्रश्न है, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल क्या है? तो वह समय जिसमें अभिक्रिया का सांद्रण घटकर आधा रह जाता है, उस समय को हम क्या बोलते हैं? अर्ध आयुकाल। चलिए अब हम बात करते हैं 2 अंक के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की। चैप्टर 3 है रासायनिक बलकत की और ये 12th केमिस्ट्री के हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग केवल एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करता है, वो क्या कहलाता है? प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इस तरह से केवल यह जो है एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ऊर्जा अवरोध क्या है? तो उस न्यूनतम ऊर्जा को जिसे प्राप्त करने के बाद ही अभिकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित हो सकते हैं, ऊर्जा अवरोध कहलाता है। क्योंकि जो अभिकारक होता है वो तुरंत ही क्रिया नहीं करता है, उसको क्रिया करने के लिए कुछ ऊर्जा चाहिए। तो जितनी ऊर्जा में वह सक्रिय हो जाता है और तो उस ऊर्जा की जितनी ज़रूरत पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा अवरोध कहते हैं। अगला इसमें देख लीजिए, दर निर्धारक पद को समझाइए। तो देखिए, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं एक से अधिक पदों में संपन्न होती हैं। तो यहाँ एक से अधिक पदों में संपन्न होती हैं। अभिक्रिया की दर का निर्धारण सबसे धीमी गति से होने वाले पद द्वारा होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? दर निर्धारक पद कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं लिखिए। कोई 3 विशेषताएं लिखना है। तो चलिए इनको देखते हैं। इन अभिक्रियाओं के लिए विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का अवशोषण होना आवश्यक है। तो ये अभिक्रियाएं तभी होती हैं जब विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का अवशोषण होता है। ये अभिक्रियाएं ताप से अप्रभावित रहती हैं, किंतु विकिरणों की तीव्रता इनको प्रभावित करती है। तो ताप से इनका कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन यदि तीव्रता अलग अलग है तो ये किरणें, ये रासायनिक अभिक्रिया भी बदल सकती है, परिवर्तन हो सकता है। अगला है यहाँ पर, क्रियाकारी अणुओं को सक्रिय करने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। इस तरह से ये 3 विशेषताएं हैं इसकी। अब यहाँ पर प्रश्न है, आर्हीनियस समीकरण की क्या उपयोगिता है? कोई 2 उपयोगिता हमको बताना है। तो हम इससे सक्रियण ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। दूसरा, हम किसी अभिक्रिया के लिए एक ताप पर वेग स्थिरांक ज्ञात होने पर दूसरे ताप पर वेग स्थिरांक को ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ प्रश्न है, विशिष्ट अभिक्रिया दर किसे कहते हैं? तो किसी अभिक्रिया की विशिष्ट अभिक्रिया दर दिए गए ताप पर अभिक्रिया की उस दर के बराबर होती है जब प्रत्येक अभिकारक का सांद्रण इकाई में लिया गया हो। तो जब सांद्रण, हम जितने भी अभिकारक भाग ले रहे हैं उसमें सांद्रण का मान इकाई हो, तो उस अभिक्रिया दर को हम विशिष्ट अभिक्रिया दर कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये A2 है और ये B2 है और ये इससे ये कोई रिएक्शन बना। तो जो अभिक्रिया दर है यहाँ पर देखिए, इसकी घात कितनी है? 1। इसकी भी घात कितनी है? 1। इसका मतलब दोनों का सांद्रण इकाई है। तो हम इसको जब A2 का मान भी 1 मान लें, B2 का मान भी क्या मान लें? 1 मान लें, तो जो अभिक्रिया दर है वो किसके बराबर हो गई? K हो गई। तो K जो है विशिष्ट अभिक्रिया दर स्थिरांक कहलाएगा।
अब यहाँ पर हमारे पास प्रश्न है, छद्म एकाणुक अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनकी अणुसंख्यता 2 होती है। अणुसंख्यता कितनी हो गई? 2। किंतु उनका गतिक अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि उनकी अभिक्रिया की कोटि कितनी है? 1 है। ऐसी अभिक्रियाओं को छद्म एकाणुक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये शर्करा का प्रतिलोमन है, C12H22O11 ये लिखा है प्लस H2O है। इससे एक ग्लूकोज बनता है C6H12O6 और दूसरा फ्रक्टोज बनता है C6H12O6। यहाँ पर ये शर्करा का जो प्रतिलोमन हो रहा है, तो ये अभिक्रिया केवल C12H22O11 अर्थात शर्करा पर निर्भर करती है, ये जल के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है। तो ये अभिक्रिया द्विअणुक है, इसमें 2 अणु भाग ले रहे हैं, लेकिन इसमें जो जल की सांद्रता है इस क्रिया को प्रभावित नहीं करती है। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया दर है वो केवल शर्करा के सांद्रण पर के समानुपाती होती। तो देखिए यहाँ पर हम जो अभिक्रिया दर लिखते हैं, तो दर बराबर कितना हो गया? K, और यहाँ C12H22O11, यहाँ पर हम जल नहीं लिख रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये केवल एक अणु पर निर्भर करती है, लेकिन भाग लेने वाले अणुओं की संख्या 2 होती है। तो इस तरह शर्करा का जो प्रतिलोमन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसमें छद्म एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तापमान गुणांक किसे कहते हैं? तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में केवल ताप में 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर अभिक्रिया दर 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। विभिन्न समय पर अभिक्रिया दर का अनुपात जिनके मध्य 10 डिग्री सेल्सियस ताप का अंतर हो, उसे हम क्या कहते हैं? तापमान गुणांक कहते हैं। अब यहाँ है 3 अंक के रासायनिक बलगत की 12th केमिस्ट्री के प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न, उनको देखते हैं। तो प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया की दर से आप क्या समझते हैं? इसकी इकाई लिखिए। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर की इकाई समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन के बराबर होती है। अब यदि आपको परिभाषा समझ में नहीं आ रही है तो इस सूत्र से आप परिभाषा बना सकते हैं। सूत्र है अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन और समय अंतराल। तो यहाँ पर जो जो बटा है इसको इकाई बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा? इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन अभिक्रिया दर कहलाता है। अभिक्रिया दर की जो इकाई होती है वो होती है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से हमको करना है। फिर प्रश्न है, अभिक्रिया की तात्कालिक दर से क्या तात्पर्य है? तो किसी विशेष क्षण पर निकाली गई अभिक्रिया की दर को तात्कालिक दर कहते हैं। तो यहाँ पर किसी विशेष क्षण पर जो हम दर निकालते हैं उसे हम तात्कालिक दर कहते हैं। तात्कालिक दर या तात्क्षणिक वेग इस तरह से लिखा जाता है, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, और ये जो समय अंतराल है लगभग शून्य के करीब है, तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0। यदि हम इस तरह नहीं लिखना चाहते हैं तो बराबर लिख सकते हैं माइनस डी ए अपॉन डी टी। बहुत कम समय अंतराल के लिए डेल्टा ना लिख करके हम उसको डेल्टा को किस में बदल देते हैं? डी में। यहाँ भी डेल्टा को किस में बदल दिए? टी में। और यदि हम डेल्टा लिखेंगे तो नीचे फिर लिखना पड़ेगा डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ हमारे पास प्रश्न है, किसी अभिक्रिया की कोटि आणविकता या कह सकते हैं अणुसंख्यता से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर देखिए अभिक्रिया की अणुसंख्यता क्या कहलाती है? दर निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं तथा आयनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? अणुसंख्यता कहते हैं या आणविकता कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया होगा O3, तो इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं? एक अणु भाग ले रहा है, तो ये कहला गई एकाणुक अभिक्रिया, इसकी अणुसंख्यता 1 है। अब इस अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं? 2 अणु भाग ले रहे हैं, NO और O3। तो यहाँ पर ये जो इसकी अणुसंख्यता है वो क्या हो गई? द्विअणुक हो गया ये। अब हमारा अगला प्रश्न है, अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर लिखिए। तो चलिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देखते हैं क्या क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर देखिए अणुसंख्यता या आणविकता, और इधर लिखा है अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? अणुसंख्यता कहलाती है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिनका सांद्रण परिवर्तित होता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि। कभी कभी हम यहाँ पर देखें कि यदि 3 अणु अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं
तो कभी कभी किसी के सांद्रण पर कोई अभिक्रिया निर्भर नहीं करती है, तो उसकी हम गिनती नहीं करते हैं। तो जिनका सांद्रण परिवर्तित होता है उस उन अणुओं की संख्या को हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, और केवल जो अणु भाग ले रहे हैं उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं, अणु संख्यता कहते हैं। यह केवल सैद्धांतिक पद होता है, इसे हम प्रयोग द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यह हमेशा पूर्णांक में होता है। यह पूर्णांक भी हो सकता है और भिन्न में भी हो सकता है, प्रभाज में भी हो सकता है। इसका मान कभी भी शून्य नहीं होता है। यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि का मान शून्य भी हो सकता है। इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलती है। इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि के संबंध में जानकारी मिलती है। और इस टेबल को आपको अच्छे से याद करना है, जिससे आपको अणुसंख्यता की परिभाषा भी बन जाएगी, अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा बन जाएगी, दोनों में अंतर बन जाएगा। यदि एक एक अंक के प्रश्न आते हैं वो भी बन जाएंगे। अब हमारे पास प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों को संक्षेप में समझाइए। तो चलिए यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं। तो यहाँ पर पहला कारक हो गया अभिकारकों का सांद्रण। तो किसी भी अभिक्रिया का वेग या दर कह सकते हैं क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये है कि यदि अभिकारकों का सांद्रण बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया दर का मान भी बढ़ेगा, और यदि हम क्रिया कारकों का सांद्रण कम करेंगे तो अभिक्रिया दर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा है अभिक्रिया का ताप। तो ताप वृद्धि का अभिक्रिया की दर पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। उच्च ताप पर अभिक्रिया दर बढ़ जाती है। फिर अगला है उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक अभिक्रिया दर को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। यदि धनात्मक उत्प्रेरक है तो क्रिया दर को में वृद्धि करेगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक है तो अभिक्रिया दर को क्या करेगा, घटा देगा। अब ये क्रिया कारकों की प्रकृति भी होती है। क्रिया कारकों की प्रकृति का भी अभिक्रिया दर पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुछ पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं। अतः अणु जितने सरल होंगे, छोटे छोटे होंगे, उतने ही उसमें कम बंध टूटेंगे और अभिक्रिया की गति तेज हो जाएगी। जबकि जो जटिल अणुओं में अधिक बंध टूटेंगे, अतः उनका वेग कम हो जाएगा। तो कुल मिला के यही है कि जो क्रिया कारक सरल अणुओं से बना होता है उसके लिए अभिक्रिया दर अधिक होती है, और जो जटिल अणुओं से बना होता है उसकी क्रिया दर कम होती है। तो अभिकारक की प्रकृति पर यह निर्भर करता है। आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है यहाँ पर विकिरण का प्रभाव। तो कुछ अभिक्रियाओं का वेग विशिष्ट विकिरण के अवशोषण से भी बढ़ जाता है। जैसे प्रकाश की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन तथा क्लोरीन के मध्य अभिक्रिया धीमी गति से होती है। जब प्रकाश उपस्थित नहीं होता, ये प्रकाश की अनुपस्थिति के लिए कैसी गति हो गई, धीमी, किंतु प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया तीव्र हो जाती है, माने अभिक्रिया दर बढ़ जाती है। तो ये कारक हैं, इन कारकों को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ प्रश्न है, दर स्थिरांक के लक्षण बताइए या गुण बताएं या विशेषताएं बताएं, ये क्या होती है। तो दर स्थिरांक के अभिक्रिया दर की माप होती है। प्रत्येक अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक के का मान भिन्न भिन्न होता है। निश्चित ताप पर के का मान निश्चित होता है। यदि ताप निश्चित हो तो अभिक्रिया दर भी निश्चित होता है। दर स्थिरांक अभिक्रिया के कोटि पर निर्भर करता है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। अब अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो किसी अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग है जिन्हें दर नियम समीकरण में सांद्रण पदों पर लगाया जाता है। देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये हमारे पास कोई जो है ये रिएक्शन दिया हुआ है। अब इसका हम दर समीकरण लिखना चाहते हैं, दर नियम लिखना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा दर बराबर माइनस डी एक्स अपॉन डी टी। चूँकि अभिकारक है इसलिए यहाँ पर माइनस लगा दिए हैं। अब ये के है तो यहाँ पर ये इसका जो है दर स्थिरांक कहला गया। अब ए तो इसका सांद्रण कहला गया, और इसकी घात को हम क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देख लेते हैं, बी है और इसको हम क्यू मान लेते हैं, और सी है इसको हम क्या मान लेते हैं, आर। अब यहाँ पर संपूर्ण अभिक्रिया की यदि हम की कोटि ज्ञात करना है तो P प्लस क्यू प्लस आर। इस तरह से यहाँ पर यही है कि सांद्रण पदों के ऊपर, अभिकारकों में सांद्रण पदों के ऊपर जो घात लगाई जाती है उस घात को ही हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण के लिए देख लेते हैं, अमोनियम नाइट्राइट का ये विघटन है। आप दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, जो
बुक में ही मतलब पेपर में भी आ सकता है, उससे भी आप समीकरण बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये अमोनियम नाइट्रेट है, ये अमोनियम नाइट्राइट है। इसको जब हम विघटित करते हैं तो ये नाइट्रोजन और जल में टूटता है। तो इसकी अभिक्रिया दर हम लिखेंगे -dx/dt, और ये NH4NO लिख दिए हैं। अब यहाँ पर जो सांद्रण है इसका 1 है, तो यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसका एक उदाहरण दीजिए। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी दर अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती। तो जिनकी जो अभिक्रिया दर है वो अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है, उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, यदि अमोनिया है तो अमोनिया की यदि कोई क्रिया होती है तो अमोनिया के सांद्रण पर वह निर्भर नहीं करता है, तो अभिक्रिया दर -dx/dt के NH3 की घात क्या हो जाएगा? यहाँ पर शून्य लिखेंगे, मतलब वहाँ पर ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि यह अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसी अभिक्रिया का वेग ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है, समझाइए। तो देखिए, ताप वृद्धि से सामान्यतः किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर में वृद्धि होती है। कई रासायनिक अभिक्रियाओं में 10 डिग्री सेल्सियस का ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया दर 2 गुनी से 5 गुनी तक क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। अब देखिए इसका सूत्र देखते हैं। यदि एक ताप T डिग्री सेल्सियस पर किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक KT है और उसमें हम 10 डिग्री सेल्सियस का ताप बढ़ा दीजिए, मान लीजिए पहले ताप T था, उसमें 10 डिग्री सेल्सियस का ताप और बढ़ा दिए, तो उसका जो वेग स्थिरांक हो जाएगा KT प्लस क्या हो जाएगा? 10 डिग्री सेल्सियस, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हम इसका सूत्र, इसका ताप गुणांक कैसे निकालेंगे? KT + 10/KT, इस तरह से हम निकालेंगे। और इसका जो ताप गुणांक होता है 2 से 3 के बीच होता है, माने अभिक्रिया दर 2 गुना से 3 गुना तक बढ़ सकती है। अब यहाँ अगला प्रश्न है, सक्रियण ऊर्जा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चलते हैं, सक्रियण ऊर्जा होती क्या है उसको समझते हैं। ऊर्जा की वह न्यूनतम मान जो देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं को प्राप्त करनी पड़ती है ताकि वो ऊर्जा अवरोध को पार कर सकें, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो ये जो सक्रियण ऊर्जा है एक तरह से अभिकारकों को सक्रिय करती है। तो देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं को प्राप्त करनी पड़ती है ताकि ऊर्जा अवरोध को पार कर सकें। तो उस ऊर्जा के मान को हम क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। इसका संबंध जो है अभिकारकों के और सक्रियण ऊर्जा के बीच का जो संबंध है वो आर्हीनियस ने दिया है। तो देखिए यहाँ पर किसी अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए अभिकारकों की ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर हो या उससे अधिक होना चाहिए, तभी वो अभिक्रिया संपन्न होती है। सक्रियण ऊर्जा को E और नीचे A लगा करके लिखा जाता है, और सक्रियण ऊर्जा का मान इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। ये है log 10 K2/K1 और बराबर EA/2.303R, और ये T2 - T1/T1 T2 इस समीकरण से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारे पास अगला प्रश्न है, अभिक्रिया दर तथा दर स्थिरांक में अंतर लिखिए। तो चलिए इसके अंतर को समझते हैं। प्रश्न है अभिक्रिया की दर और यहाँ दर स्थिरांक। तो इकाई समय में क्रिया कारक के सांद्रण में कमी या सांद्रण में वृद्धि को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया दर कहते हैं। और दर समीकरण में ये समानुपातिक स्थिरांक होता है। हम वहाँ पर पढ़े हैं कि जो अभिक्रिया दर होती है सांद्रण के समानुपाती होती है। फिर जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? दर स्थिरांक कहते हैं। तो ये दर समीकरण में एक क्या होता है? स्थिरांक होता है। फिर देखिए, अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है और दर स्थिरांक का मान अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। इसके बाद देखिए, अभिक्रिया साम्यावस्था पर अग्र व पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर होता है। साम्यावस्था पर अग्र व पश्च अभिक्रिया के वेग के नियतांकों का अनुपात ही साम्य स्थिरांक होता है। इसकी जो इकाई होती है मोल प्रति मोल प्रति लीटर प्रति समय होती है अभिक्रिया दर की, और इसकी अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। हर कोटि के लिए दर स्थिरांक का मान कैसा होता है? अलग अलग होता है कि वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है कि प्रथम कोटि की है, द्वितीय कोटि की है। तो उसके अनुसार दर स्थिरांक का मात्रा क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल
अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में अक्सर आता रहता है। तो चलिए देखते हैं। यदि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर हमको इसके लिए संबंध स्थापित करना है और उसे सिद्ध करना है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक व सांद्रण के संबंध में निम्न समीकरण को व्यक्त करते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर ये जो बना है इसको आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा। यहाँ पर ये स्टेप है के बराबर ए नॉट, मतलब ये प्रारंभिक सांद्रण है, ये बाद का सांद्रण है, और बटे में क्या है? टी है। अर्ध आयुकाल टी हाफ पर ए जो है 1/2 ए नॉट हो जाएगा, जो इसका मान हो जाएगा। अर्ध आयुकाल यही होता है जो प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाए, उसमें लगा समय। तो यहाँ पर हम दो चीज़ें लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, के की जगह पर हम यहाँ पर के लिख दिए हैं, यहाँ पर जो प्रारंभिक सांद्रण है वही लिख दिए हैं, और अर्ध आयुकाल में ये सांद्रण जो है उसका आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इस तरह से 1/2 ए लिखेंगे, यहाँ शून्य भी लिखा रहेगा, इस तरह से ये लिखा रहेगा। अब यदि हम इसमें से आगे हल करते हैं तो देखिए, इस टी हाफ को हम पक्षांतर कर दिए हैं, टी हाफ को इधर लिख दिए हैं और के को कहाँ लिख दिए हैं? नीचे लिख दिए हैं। और यदि हम इसमें से घटाएंगे, मतलब ए नॉट से 1/2 ए नॉट घटाएंगे तो ए नॉट आ जाएगा, आधा ए नॉट आ जाएगा। ये समझ लीजिए कि हमारे पास एक है और 1 माइनस 1/2 करेंगे तो इसका हल करने पर कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो ऐसा समझ लीजिए इसका मान 1 है, यहाँ पर 1/2 है, दोनों को घटाएंगे तो 1/2 ए नॉट आ गया। इस तरह से आएगा, टी हाफ इधर कर देंगे और ये, तो इस तरह से आ जाएगा। आगे की स्टेप में हम देखते हैं कि जो टी हाफ है, के तो पहले से स्थिरांक है, तो ये किस पर निर्भर करता है? ए नॉट। तो यही अर्थात शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होती है अर्धायुकाल के अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। ये प्रारंभिक सांद्रता है। यहाँ पर देखिए 1/2 संख्या इस पर से दे तो फिक्स मान है, के भी क्या है? स्थिरांक है, ये भी फिक्स मान है। तो जो अर्धायु है किस पर निर्भर कर रहा है? ए नॉट पर। तो जो ए नॉट है ये प्रारंभिक सांद्रण है। तो जो अर्धायु काल होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया का, वो प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है। तो इसको एक बार आप लगा के देखेंगे तब आपसे बनेगा। अब अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। तो सबसे पहले प्रथम कोटि का अभिक्रिया के लिए हम समाकलित दर समीकरण लिखेंगे। तो ये होता है के बराबर 2.303 बटे में टी लॉग 10 और ए नॉट अपॉन ए। तो ये जो है ये प्रारंभिक सांद्रण है और ये जो है बाद का सांद्रण है। अब यदि हम इसको बदलना चाहें, समय निकालना है, तो टी को हम उधर लिख दिए हैं, के को इधर लिखिए। देख लीजिए यहाँ पर टी और के बीच में पक्षांतर कर दिए, इस तरह से उतार दिए हैं। अगले स्टेप में देखते हैं यहाँ पर कि जो अर्धायु की काल की परिभाषा होती है उसमें जो समय अंतराल है वो कितना हो गया? आधा। इसलिए टी को हमने क्या लिख दिया? टी हाफ। और जो सांद्रण होता है वो प्रारंभिक सांद्रण का क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। इसलिए जो ये ए का मान है, ए का सांद्रण है, ये प्रारंभिक सांद्रण का बटे में 2 हो गया। अब इस मान को हम इसमें रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर टी है तो टी की जगह पर मैंने टी हाफ लिख दिया। ये देख लीजिए टी का मान ये था, ये लिख दिए हैं और दूसरा सब कुछ उतार दिए हैं। अगला देख लेते हैं, यहाँ पर ए लिखा है लेकिन ए का मान देख लीजिए ये लिखा है ए नॉट अपॉन 2। तो ये इसको हम यहाँ पर इस तरह से लिख दिए हैं। तो यहाँ पर आपको टी की जगह टी हाफ लिखना है, ए की जगह पर ये लिखना है ये प्रारंभिक सांद्रण का आधा, इतना लिख देना है, बाकी सारा कुछ उतार देना है। इतना लिखने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ये ए नॉट और ए नॉट सेम है तो कट जाएगा, बटे में 2 है तो ऊपर चला जाएगा। अब हम इसमें मान रख देंगे। मान रखने का मतलब यह है कि log 2 का जो मान होता है ये 0.3010 होता है। तो यहाँ पर ये सब कुछ है, ये log 2 का मान हम ये रख दिए। अब यदि हम इसमें गुणा करेंगे तो टी हाफ बराबर हो जाएगा 0.693 बटे के। इन दोनों का ये गुणनफल है, ये इस तरह से आ गया। क्या इसमें ए का मान आया या ए नॉट का मान आया? नहीं आया। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया थी वह अभिकारक के सांद्रण पर, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है। तो जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है वो प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करती है, लेकिन जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है। चलिए अब देखते हैं, इस चैप्टर से सवाल भी आ जाते हैं। तो प्रश्न है
एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 40 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है। इस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल log 2 अर्ध आयुकाल हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर जो log 2 का मान है 0.3010 है। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। तो जो जो हमको दिया है तो ये प्रतिशत में दिया है, इसलिए मान लेते हैं कि अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता A है वो कितना है, 100 है। T का मान कितना दिया है, 40 मिनट, तो यहाँ पर 40 लिख दिए हैं। और यह 40 मिनट में 90% पूर्ण हो रही है। इसका मतलब ये है कि x का मान कितना है, 90% है। अब हमारे पास जो होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर समीकरण, ये सूत्र होता है। इस सूत्र को हम पहले लिख लेंगे, ये सूत्र आपसे याद रहेगा तभी आप आगे कर सकते हैं। आगे हम मान रख दे रहे हैं। देखिए यहाँ k की जगह पर हम क्या रख दिए, k रख दिए, 2.30 की जगह वही रख दिए हैं। अब यहाँ t लिखा था तो t का मान कितना है, 40 मिनट, तो यहाँ 40 लिख दिए हैं। इसके बाद यहाँ आगे देखिए log लिखा है तो log लिख दिए। अब a का मान कितना है, जो प्रारंभिक सांद्रण है वो 100 लिख दिए। अब यहाँ a का मान a माइनस एक्स है तो यहाँ 100 और माइनस एक्स का मान 90, इस तरह से हमको लिख देना है। तो सभी मान जो है a का मान, x का मान, t का मान रख करके ये हमको समीकरण बनाना है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ ऊपर कितना आ जाएगा, देख लीजिए। यहाँ पर 100 में से 90 घटाएंगे तो 10 आएगा, और इस 10 से इसको काटेंगे 100 को तो कितना हो जाएगा, 10। तो इस तरह से ये log 10 आ गया। अब जो log 10 है तो अगले स्टेप में देखिए log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये रख लेंगे। अब यहाँ पर हम इसमें 2.303 में 40 का भाग करेंगे तो ये 5.77 ये आया, किसका मान आ गया, k का मान आ गया, गुणे 10 की घात माइनस 2। तो इस तरह से ये किसका मान आ जाएगा, k का मान। अब हमको टी हाफ निकालना है, तो जो टी हाफ का सूत्र होता है, थोड़ा सा ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, आप देख लेना। टी हाफ बराबर होता है 0.693 बटे में होता है k। तो ये जो k का मान है यहाँ पर रख देंगे। तो इसको हल करने पर ये कितना आया, 12.03 मिनट। इस तरह से इसको हल करके देखना है। तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपसे बनेगा। तो एक बार यहाँ देख लीजिए, टी हाफ का जो सूत्र होता है 0.693 बटे के होता है। तो जो के का मान निकालें ये है। तो आपको दो सूत्र लगाना है। एक लगाना है जो है समाकलित दर प्रथम कोटि का, उस सूत्र से के का मान निकलेगा। जब के का मान निकल आएगा तो यहाँ रखेंगे तो अर्धायुकाल निकलेगा। बाकी चीज़ें तो गणित लगाना है। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं 4 अंक के प्रश्न। चैप्टर 3 है रासायनिक बलगत की, 12th केमिस्ट्री का। पहला प्रश्न है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक या दर समीकरण हमको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर यदि किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया करते हैं। अब यहाँ पर हम एक मान लेते हैं कि जो ए है उससे उत्पाद बी बनता है। ए अभिकारक कहलाया, बी उत्पाद कहलाया, जहाँ ए जो है अभिकारक की और जो बी है उत्पाद की क्या है, सांद्रता है। तो इस तरह से हमको यहाँ पर लिख देना है। आगे हम देख लेते हैं कि अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता है उसको ए मोल प्रति लीटर मान लेते हैं, और जो समय है तो ये ए जो है एक्स मोल उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। टी समय पर जो उसका जो है अभिकारक जब बदलता है तो कितना उत्पाद बना देता है, एक्स में परिवर्तित हो जाता है। तो टी समय बाद जो ए की सांद्रता कितनी बचेगी, ए माइनस एक्स बचेगी, वो घट के इतना हो जाएगा। तो फिर से देख लीजिए, शुरू में सांद्रता क्या है, ए है। टी समय में वो कितना बदल गया है, एक्स, उसमें कम हो गया, तो उसकी सांद्रता जो शेष बचेगी वो क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स मोल प्रति लीटर हो जाएगा। इस तरह से हमको लिखना है। फिर इसका हम यहाँ पर दर समीकरण लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस डी ए अपॉन डी टी, या हम इसको लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, समानुपाती क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स की घात शून्य। यहाँ एक्स की घात शून्य इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो उसके सांद्रण यहाँ पर क्या मान लेंगे, शून्य, सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। अगले स्टेप में देखिए डी एक्स अपॉन डी टी उसी तरह लिख दिए हैं। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक हो जाएगा। इसको वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक तो के शून्य भी लिख सकते हैं, सिंपल के भी लिख सकते हैं, और ये ए माइनस एक्स की घात तो जीरो है ही, इस तरह से लिख देंगे। अगले स्टेप में देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये डी एक्स अपॉन डी टी ही लिख दिए।
यहाँ पर हम ये अगले स्टेप में के ही लिख दिए। अब यहाँ पर मैं इसको नहीं लिखा, कहाँ गायब हो गया ये। किसी भी संख्या की घात यदि एक होती है, शून्य होती है, तो उसका मान एक होता है। तो ये जो a माइनस एक्स की घात शून्य है, इसका मान एक हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर उसको नहीं लिखें, उसका मान क्या हो गया, एक हो गया। अगले स्टेप में आप देखेंगे कि यहाँ जो है dt का हम पक्षांतर कर दिए हैं, तो यहाँ सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, x बचेगा। तो ये dx बराबर क्या हो जाएगा, k dt या k नॉट dt। तो इस dt का हम पक्षांतर कर दिए, तो dx बराबर क्या हो गया, k dt। इसको हटा देना, ये नहीं लिखना है। अब यदि हम इसका समाकलन करते हैं, तो समाकलन dx का करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और k तो ये स्थिरांक है, इसका कुछ नहीं होगा। dt का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। और प्लस c क्या है, एक नियतांक है। तो इस तरह से समाकलन करने पर हमको ये समीकरण मिला। अब यहाँ पर जो c है वो समाकलन स्थिरांक कहलाता है। अब यदि हम t समय 0 मान लें, तो शुरू में जब हम समय अंतराल 0 मानेंगे, मतलब उसके उत्पाद में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो x का मान भी क्या रहेगा, 0। तो इसमें हम t की जगह 0 रख देंगे, x की जगह 0 रख देंगे, तो k का मान आ जाएगा या c का मान आ जाएगा। देखिए यहाँ x की जगह पर हम क्या रख दिए हैं, 0। k की जगह पर हम क्या रख दिए हैं, k। और t का मान हमने क्या माना है, शून्य। तो यहाँ शून्य और प्लस c, तो यहाँ पर ये शून्य हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो ये भी शून्य हो जाएगा। तो c का मान कितना आ जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब c के मान को हम उस समीकरण में रख देते हैं। तो इसमें देखिए x की जगह पर x लिख दिए, k की जगह पर k रख दिए। आप k नॉट लिखने की जरूरत नहीं है, केवल लिख सकते हैं। और t की जगह पर t लिख दिए। इसके बाद यहाँ पर लिखा है प्लस c, लेकिन ये समीकरण 5 में देखिए कि c का मान कितना है, 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर यदि मैं k निकालूं, तो k निकालूंगा तो t का पक्षांतर कर दूंगा, तो k बराबर क्या हो गया, x अपॉन टी। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो x होता है ये सांद्रण होता है। तो यहाँ पर जो इसका शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, उसमें दर स्थिरांक जो है वो प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है, और यही इसके दर स्थिरांक का सूत्र है। अब हमारे पास प्रश्न है, आर्हेनियस समीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए आर्हेनियस ने समांगीय गैसीय अभिक्रियाओं में ताप से होने वाले परिवर्तन से वेग स्थिरांक में होने वाले परिवर्तन को निम्नलिखित व्यंजक से स्थापित किया। ये देख लीजिए, ये वेग स्थिरांक है। तो ताप हम बढ़ाएंगे तो किस तरह से वहाँ पर जो है अभिक्रियाएं बदलेंगी, उसका संबंध बताने के लिए या वेग स्थिरांक का मान बताने के लिए उन्होंने ये समीकरण दिया। ये होता है k बराबर a ई की घात माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसे ही हम क्या कहते हैं, आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। अब इस सूत्र में है क्या क्या चीजें, उसको देखते हैं। तो k जो है, तो ये तो वेग स्थिरांक है। a की बात करते हैं, ये आवृत्ति कारक फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहलाता है। जो ई ए है, यहाँ पर ई ए लिखा है, ये सक्रियण ऊर्जा है। और ये जो टी है, ये परम ताप है, अर्थात केल्विन में नापा गया ताप है। और ये यहाँ पर जो आर है, आर तो आप जानते होंगे गैस स्थिरांक होता है, गैस नियतांक होता है, उसको हम लिख दिए हैं। अब यदि हम इसमें लॉग ले लें, दोनों पक्षों में हम क्या ले लें, लॉग। तो देखिए इसमें हो जाएगा लॉग के, ये हो गया। फिर यहाँ पर जो होता है ये हो गया लॉग ए। अब यहाँ पर यदि कोई चीज़ गुणे में हो, तो गुणे में जब होती है तो हम उसको लॉग प्लस में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी घात माइनस है, ये घात सामने आ जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस ई ए आर टी। और ये जो है लॉग लॉग में लिखे हैं, ये नेचुरल लॉग में नहीं है, तो ये 2.303 आर टी होगा। तो यहाँ पर आप बदलते समय ध्यान रखिएगा, इसमें तो सीधे है लॉग लगा दिए हैं, ए के साथ भी क्या लगा दिए हैं, लॉग लगा दिए हैं। अब इसके आगे माइनस कैसे आ गया, तो ये वाला जो पद है इसको पूरा का पूरा यहाँ ई ए अपॉन आर टी लिखते हैं, लेकिन ये ई के साथ है। यदि हम इसका आधार 10 मानेंगे तो 2.303 आर टी भी लिखा जाता है। इस तरह से यहाँ पर ये मान रखेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, दो तापों के बीच निकालेंगे। एक ताप T1 है, दूसरा ताप T2 है। तो वेग स्थिरांक जो है ताप पर निर्भर करता है। तो T1 ताप पर जो वेग स्थिरांक है वो K1 है, और T2 ताप पर कितना है, K2 है। तो यहाँ पर हम जब ये समीकरण बनाएंगे तो ये हो गया K1। तो सब कुछ वही लिख दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए K की जगह K1 बदला है, और यहाँ पर T की जगह पर क्या लिख दिए हैं, T1।
दूसरी कंडीशन में लेते हैं, जब हम दूसरे ताप पर निकालते हैं तो यही समीकरण दोबारा से लिखे हैं, बस यहाँ K2 लिख दिए हैं और यहाँ पर T2 लिख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे। तो यहाँ पर ये एक वाला समीकरण है log K1, ये लिख दिए, वो सॉरी, 2 में से घटाना है, इसको हम घटा रहे हैं, तो ये log K2 हुआ तो log K2 लिख दिए और माइनस क्या लिख दिए, log K1 लिख दिए। तो इसमें से इस वाले से इसको घटाना है। तो जब हम घटाएंगे तो यहाँ भी देख लेंगे, हमको यहाँ पर ये वाला पहले लिखना है। तो जब हम घटाएंगे तो देखिए दोनों में ये चीज़ें तो सेम सेम है, ये कट जाएंगी। चाहे तो एक स्टेप आप बढ़ा सकते हैं, और नहीं तो ये देखिए EA 2.303 RT1 ये दोनों में कॉमन है, तो इसको हम लिख लेंगे, कोष्टक में आ जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। तो एक स्टेप चाहें तो आप दोनों को घटा के लिख सकते हैं, नहीं तो सीधे आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगले स्टेप में देखिए कि यहाँ पर जो है ये जो माइनस है, इसको यदि माइनस को हटाना है लॉग में, तो इसको हम किस में लिख सकते हैं, बटे में। तो ये लिख दिए log 10 K2 अपॉन क्या हो गया K1, और ये वाला तो पूरा उसी तरह से उतार दिए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये समीकरण आया, तो इसकी सहायता से हम सक्रियण ऊर्जा का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो आर्हेनियस समीकरण से हम सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारे पास अगला प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करिए। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग केवल एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो मान लेते हैं कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया का सामान्य रूप इस तरह से है। तो यहाँ पर ए जो है अभिकारक है और यहाँ पर उत्पाद बना है। तो जो ए है उसका प्रारंभिक सांद्रण हम मान लेते हैं ए ग्राम है, या मोल प्रति लीटर है, जैसा भी मानना हो, ग्राम में ले सकते हैं, मोल प्रति लीटर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये टी, यहाँ टी भी लिख लेना है। तो टी सेकेंड पश्चात जो है ये एक्स ग्राम अणु में क्रिया कर लेता है, तो इसके पास बचा कितना, ए माइनस एक्स, माने इतना उत्पाद बना देता है। तो शेष कितना बचेगा, ए में से एक्स घटा देते हैं। जैसे मान लीजिए ए में 100 अणु रहे होंगे, तो 100 अणु में से 10 अणु बदल गए, तो उसके पास क्या बचेंगे, तो 100 में से 10 माइनस करोगे, तो 100 का मतलब ए है, 10 का मतलब एक्स है, जो बचा हुआ है वो ए माइनस एक्स है। अब यहाँ पर जो अभिक्रिया दर होती है वो उसके सांद्रता पर निर्भर करती है, तो हम इसको लिखेंगे dx/dt, और ये एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करती है, इसलिए यहाँ पर ए लिख दिए हैं। लेकिन इसका जो सांद्रण है वो बचा कितना है, ए माइनस एक्स बचा है, तो यहाँ पर ए की जगह पर हम क्या लिख दिए, ए माइनस एक्स। अगले स्टेप में आप देखेंगे कि जब यहाँ पर यहाँ समानुपाती का चिन्ह रहेगा, ये ध्यान रखना, बराबर नहीं लगाना, ये dx/dt, ए का मान कितना है, ए माइनस एक्स है। अब यहाँ पर देख लीजिए ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा, तो सिर्फ हमको यहाँ पर क्या लगा देना है, के। इतना लगाने के बाद आप यहाँ पर पक्षांतर करेंगे, क्या पक्षांतर कर दिए हैं, dt को इधर लिख दिए, तो ये क्या हो गया, के dt, और a माइनस एक्स को कहाँ लिख दिए हैं, नीचे। इस तरह से यहाँ पर हमको पक्षांतर करना है, सांद्रण सांद्रण एक तरफ कर देना है, dt को उधर कर देना है। अब इस अभिक्रिया को हमको क्या करना है, समाकलन करना है। तो समाकलन करेंगे तो ये समाकलन लगा दिए हैं, बाकी सारा चीज़ तो वही लिखा हुआ है, कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि जब हम dx बटे ए माइनस एक्स का समाकलन करेंगे तो एल एन ए एक्स ए माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ एल एन का मतलब नेचुरल लॉग है, आई एन नहीं है, आपको ध्यान रखना ये एल एन है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये के टी, डी टी को हम क्या बोलेंगे, टी, तो ये हो जाएगा के टी, और सी जो है समाकलन स्थिरांक है। इस तरह से है। फिर यहाँ पर हम मान लेते हैं कि टी का मान 0 है, एक्स का मान 0 है, तब क्या होगा, तो इसमें मान रखते हैं। तो यहाँ पर ये जो एल एन है ये रख दिया, यहाँ एक्स का मान कितना मान लिए हैं, 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यहाँ पर माइनस में एल एन आएगा, यहाँ माइनस भी लगाना है, और यहाँ पर ये हो जाएगा के, और टी का मान 0 है तो 0, और ये सी हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर लिखना है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये माइनस एल एन ए माइनस एक्स आएगा, क्योंकि एक्स में माइनस लगा है, तो इसका समाकलन करेंगे तो माइनस में आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखें। अब हम इसमें मान रख देते हैं सभी का, कैसा कैसा रख दिए, देख लिए यहाँ पर ये तो माइनस लगा, इस पूरी चीज़ को हम यहाँ पर उतार दिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस एल एन ए माइनस एक्स। फिर यहाँ के टी लिखा है, के टी को भी पूरा उतार दिए। फिर यहाँ पर सी है, सी का मान क्या है, माइनस एल एन ए, तो यहाँ सी की जगह माइनस एल एन ए रख दिए हैं। अगले स्टेप में हमको क्या करना है उसको देखिए।
अगले स्टेप में हम इसका पक्षांतर करेंगे इस साइड, तो ये किस में हो गया, प्लस में हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा है ना तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या आएगा एल एन ए, और ये हो जाएगा माइनस एल एन ए माइनस एक्स, ये तो बचा ही है, के टी हो गया। अब अगले स्टेप में यदि हम लॉग में माइनस हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बार एल एन लिखेंगे और बटे में ए माइनस एक्स हो जाएगा, बाकी इधर के टी लिखा ही है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि यदि मुझे के निकालना है, यहाँ के निकालना है ये, तो टी को मैं बटे में लिख दूंगा, तो हमारे पास क्या बचा एल एन ए माइनस एक्स और बटे में क्या हो गया टी। अभी जो इसका आधार था, ये जो एल एन का नेचुरल लॉग का आधार होता है ई होता है, इसको यदि हम 10 में करेंगे तो के बराबर ये हो जाएगा 2.303 और टी, ये मैं टी को टी ही लिख दिया। जब यहाँ पर हम एल एन हटाते हैं तो एल एन का मान जो होता है 2.303 और ये लॉग किस में होता है 10 में होता है, तो लॉग ए माइनस एक्स हो जाएगा। इस तरह से ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक है। तो ये सारा कुछ आपको तैयार कर लेना है। तो इस तरह से इस चैप्टर में 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक के इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करिए तो सारा कुछ आपसे बनने लगेगा। कुछ बड़े क्वेश्चन हैं उनको लिख लिख करके आप देखेंगे। थैंक यू।